Okay, so linear programming is a mathematical modeling technique useful for allocation of scarce resources, or you can say utilization of effective utilization of available resources. So that is one of the technique. Now, what are the components or what are the major constituents of linear programming, LPP? The first constituent is objective function. So first we should understand what is the objective function of the model of the given problem. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक वर्ड आ रहा है, दो वर्ड आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन. सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन द गोल, वेदर यू अब दिस गोल इधर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये दो ही तरह से हो सकता है, तीसरा कोई तरह का नहीं है इसका. ठीक है, एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑब्जेक्टिव वर्ड जो है दैट इज आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. ठीक, एंड द अदर वर्ड इज फंक्शन, एंड यू नो वेरी वेल फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. It may be a relationship between variable like x and y, x1, x2, x1, x2, x3 and so on. तो फंक्शन होना चाहिए. ठीक, एक फंक्शन होना चाहिए जैसे कि ये रहा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z, where c1 x1, c2 x2 and so on. ठीक है, this is called objective function. Without objective function no mathematical model can work, or without objective function we cannot understand what is आर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना बहुत जरूरी है. ठीक, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन. ऑब्जेक्टिव मस्ट बी आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एंड फंक्शन इज द रिलेशनशिप, अलजेब्रिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स. द सेकंड थिंग इज कंस्ट्रेंट्स. दूसरा चीज होना चाहिए कंस्ट्रेंट. देयर आर ऑलवेज सर्टेन लिमिटेशंस, दैट इज आल्सो नोन एज कंस्ट्रेंट्स, like limitations like limited resource, limited machine, material, space, money. So these are constraints. We are going to maximize our profit, but we are facing different constraints. ठीक है, तो ये constraints को हम mention करेंगे in linear programming model. ठीक है, तो constraints must be expressed as linear inequalities in terms of decision variables. ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज. अभी इसको एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे, तब आपको ये समझ में भी आ जाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है. इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 60 kg of raw material available maximum, so that is x is representing raw material, so x must be less than equals to 60, like this. So this is called inequality. फर्क समझते हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में? इक्वालिटी को मैथमेटिक्स में लिखते हैं इक्वल्स टू लाइक, इनइक्वालिटी को लिखते हैं आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, और मे बी लेस देन और ग्रेटर देन. क्लियर? यस सर. यस सर. तो कंस्ट्रेंट्स को हमें लिखना है होगा इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज. ठीक, नेक्स्ट इज इसको मैं बाद में लेता हूं, पहले एक मॉडल दिखाते हैं आपको. यस, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलपीपी मॉडल. ये एक जनरल स्ट्रक्चर है. ठीक, सबसे पहले यहां पर होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सेकंड ये होगा कंस्ट्रेंट्स, और तीसरा होगा लास्ट में नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस. नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिविटी मतलब जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं, these variable must be positive. ठीक है, नेगेटिव वेरिएबल को लीनियर प्रोग्रामिंग हैंडल नहीं कर पाता. ठीक है, तो तीन चीजें होनी चाहिए. नंबर वन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद ऑब्जेक्टिव आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. सेकंड थिंग, कंस्ट्रेंट्स, भाई कितने कंस्ट्रेंट है, जो लेस देन है, ग्रेटर देन है, जो भी रिलेशनशिप दे रहे हैं. एंड थर्ड वन इज वेरिएबल का नेचर कैसा है, आइदर दे इक्वल टू जीरो, आइदर दे ग्रेटर देन जीरो, और व्हाटएवर. तीन स्ट्रक्चर, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के. ठीक है, तो यस, व्हाई नाउ द वर्ड कमिंग हियर के इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों रखा गया है? व्हाई इट इज लीनियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीनियर हियर? क्या समझ में आता है आपको? लीनियर क्यों होगा इसका नाम?
इसका नाम लीनियर क्यों होना चाहिए? बिकॉज इट इज एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लाइक y इक्वल टू mx प्लस c या whatever. तो इससे जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल टेक अ शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर. And programming means there is a step-by-step method of solving this particular problem. So that is why it is called programming, linear programming problem. ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? Choosing the best alternative from a set of feasible alternative. इस बात का मतलब समझ में आ रहा है? Choosing the best alternative from a set of feasible alternatives. Yes, sir. इसका मतलब है कि Yes, sir. आपके पास अगर 10-15 सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो उनमें से बेस्ट कौन सा है? ठीक है. इन सिचुएशन वेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज कंस्ट्रेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज लीनियर मैथमेटिकल फंक्शन. ठीक है. चलिए, ये भी बात समझ में आती है. देयर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियरली आइडेंटिफाइबल. मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना ये मालूम होना चाहिए. मैक्सिमाइज कब करेंगे? जब सेल और प्रॉफिट होगा. मिनिमाइज कब करेंगे? जब कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस होगा. ठीक है. तो आइदर इट शुड बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. तो मैक्सिमाइज कब करना होगा? जब आपके वेरिएबल का नेचर या आपका ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है सेल को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है. और मिनिमाइज कब करना होगा? जब कॉस्ट होगा, डिस्टेंस होगा. ठीक है. और मनी इन्वॉल्व हो तब. The activities to be included should be distinctly identifiable in terms of quantitative terms. मैंने पहले ही दिन ही बताया आपको प्रीवियस क्लास में भी कि यहां पर क्वालिटेटिव के लिए कोई जगह नहीं है. Every variable must be distinctly identifiable in terms of quantitative terms. Resources of the system which are to be allocated should be also be identified. Resources क्या है वो भी मालूम होने चाहिए अपने पास. ये आइडेंटिफाइड होने चाहिए और क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजरेबल होने चाहिए. ये नहीं कि आप बोलने के भी बहुत सारा रॉ मटेरियल है. बहुत सारा मतलब कितना? यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड वेदर इट इज 2 kg, 5 kg, 10 kg. ओके. नाउ रिलेशनशिप रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी लीनियर. ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा. मतलब नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए. नॉन लीनियर कैसा होता है? कोई एग्जांपल देंगे? This is linear. This is non-linear. ठीक है. जब x और y की डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, तो लीनियर होता है. और जब x या y में किसी एक की या दोनों की पावर 1 से ज्यादा हो, तो नॉन लीनियर होता है. तो इसके लिए हमारे पास LPP में कोई स्पेस नहीं है. Yes, we can handle this particular linear function. So there should be series of feasible alternative available to decision maker. मतलब आपके पास जितने भी possible solution है 2, 4, 5, 10, 15 वो होनी चाहिए, so that you can identify the best one. When these static conditions are satisfied, the problem can be expressed as linear algebraic form and called linear programming problem. And then we are going to solve it for optimal decision. Optimal मतलब क्या होता है? Best decision. Best decision. बेस्ट. और एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर feasible. feasible मतलब क्या होता है? Possible. पॉसिबल. जो पॉसिबल हो. feasible मतलब पॉसिबल और ऑप्टिमल मतलब बेस्ट. ये वर्ड कई बार आएगा इसलिए. अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया था. ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी. ये रही नॉन नेगेटिव. चलिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसका फंक्शन बनाते हैं और फिर इसमें आगे की बात करेंगे. एक बार एग्जांपल आपके सामने है, सब लोग जरा ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका मॉडल बनाएंगे. फिर एक मैथमेटिकल मॉडल. क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जरा एक बार देखते हैं. A firm is engaged in producing 2 products, A and B. एक कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है, A और B. ठीक है.
2 इसलिए ले रहे हैं स्टार्टिंग में ताकि आप 2 वेरिएबल हैंडल कर पाओ, फिर 3 भी लेंगे आगे। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 4 लेबर आवर्स। यानी एक यूनिट ए को बनाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे ए बी, इधर रॉ मटेरियल, इधर लेबर आवर। ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन को लिखता जा रहा हूं ताकि आप बार बार हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। देयर आर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। ए रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 4 लेबर आवर्स। तब जाके एक यूनिट ए का बनता है। ठीक है, तब जाके एक यूनिट ए का बनता है। तो इसका कंजम्पशन कितना हुआ, इसमें 2 मटेरियल का रॉ मटेरियल, 2 किलोग्राम का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है और 4 लेबर आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं, तब जाकर वो एक यूनिट ए बन जाता है। वेयर एज ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 3 लेबर आवर। तो वी शुड राइट इट हियर एज 3 3। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब जब आप बी को बनाने जाएंगे, मान लीजिए 2 तरह के आप फर्नीचर बना रहे हैं या 2 तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो ए को बनाने के लिए तो 2 किलोग्राम रॉ मटेरियल और 4 लेबर आवर चाहिए। बी को बनाने के लिए 3 किलोग्राम रॉ मटेरियल और 3 लेबर आवर चाहिए। ये इंफॉर्मेशन यहां तक हमने देख ली। ऑफ सेम टाइप मतलब रॉ मटेरियल दोनों में एक जैसा यूज हो रहा है। नाउ एवरी वीक द फर्म हैज एन अवेलेबिलिटी ऑफ 60 kg ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि किसी विशेष सप्ताह में कंपनी के पास, इस फर्म के पास जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है दैट इज ओनली 60 kg। ये रॉ मटेरियल है जिसको किलोग्राम में दिखते हैं, 60 kg। ठीक है, 60 kg की रॉ मटेरियल अवेलेबल है। आप इसके अंदर अंदर यूज कर सकते हैं। 61 kg यूज नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज 59 kg, 58 kg, 60 kg रादर कंप्लीटली यू कैन यूज कर सकते हैं। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर आर इज 96 लेबर आर। ठीक है, 60 kg रॉ मटेरियल है और 96 लेबर आर की अवेलेबिलिटी है। ठीक, नाउ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए जब बन जाता है और मार्केट में उसको सेल करने जाते हैं तो इट विल गिव यू ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्रॉफिट लिख देता हूं या आप इसको यील्ड लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट 40 और बी के लिए जो प्रॉफिट मिलता है दैट इज 35। ठीक है, बताइए इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझ लीजिए ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम पहले एक मेथड से करेंगे फिर दूसरे मेथड से भी करेंगे। तो जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको वो ना तो ग्राफ समझ में आएगा ना वो उसकी टेबल समझ में आएगी। तो क्वेश्चन ढंग से समझ लेना, इसलिए मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। आपकी बुक में भी अवेलेबल है, ये पेज नंबर मुझे अभी याद नहीं है बट इट इज अवेलेबल। द सेम एग्जाम्पल इज अवेलेबल आइदर इन चैप्टर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग, जहां शुरू हो रहा है वहीं पे पहले शुरू में ही है एग्जाम्पल। तो बताइए डेटा समझ में आ रहा है? क्या क्या गिवन है? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें फाइंड क्या करना है ये बताओ। अर्पित मेहरा आप बताओ। अर्पित मेहरा, क्वेश्चन तो हमारे पास है, ठीक है। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? यस सर, क्वेश्चन आ गया समझ में। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? चलिए ठीक। तो देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, कंपनी जो बना रही है ए और बी, 2 तरह की चीजें यूज हो रही है इसमें। 2 रिसोर्स यूज हो रहे हैं, एक तो रॉ मटेरियल रिसोर्स यूज हो रहा है, एक लेबर आवर रिसोर्स यूज हो रहा है। एक यूनिट ए को बनाने के लिए 2 और 4 kg रिसोर्स चाहिए। बी का एक यूनिट बनाने के लिए 3 लेबर आवर और 3 रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, 3 kg। एंड द प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ए इज 40 रुपीज एंड द प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय बी इज 35 रुपीज। Now the question is, मैं आपको भी थोड़ी देर में करता हूं फोन। Now the question is, how many units of each of the products should be produced per week so that the firm can earn maximum profit?
यानी ए और बी कितने कितने बनाए जाएं, ए और बी कितने कितने यूनिट बनाओ ताकि जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फाइंड क्या करना है, ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आप कितने कितने रॉ मटेरियल, कितना ए बनाएंगे, कितना बी बनाएंगे, ठीक है, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक डिसीजन दिया कि भाई चलिए 5 यूनिट ए का बनाते हैं और 8 यूनिट बी का बनाते हैं। तो जरा बताएंगे सिचुएशन क्या बनेगी? 5 यूनिट ए का और 8 यूनिट बी का, तो कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा बताइए? जब 5 यूनिट ए का बनाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? सर 200। 200। 200। 40 से एक यूनिट से 40 आता है तो 5 यूनिट से आएगा 200। बी से कितना आएगा? 280. 280। 280। 35 इंटू 8, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 480। 480। ठीक है, दिस इज वन सोल्यूशन। अच्छा, ऐसा करने पर कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर आर यूज कर पाओगे आप, जरा बताओ। 5 यूनिट ए का बनाया तो 10 केजी रॉ मटेरियल यूज कर लिया आपने। यस सर। रॉ मटेरियल के लिए अगर आप 5 यूनिट ए बना रहे हैं, पांच यूनिट ए बना रहे हैं तो आपने रॉ मटेरियल कितना यूज कर लिया? 10 केजी। और 8 यूनिट बी का बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल कितना यूज हो जाएगा बी में? 16। सर 8 यूनिट बी का बना रहे हैं, 23। सर 24 kg। 24। एक यूनिट पे 3 केजी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है ना, 8 यूनिट पे कितना होगा? 24। तो टोटल रॉ मटेरियल यूज्ड 34 यूनिट्स, 34 केजी। 34 केजी रॉ मटेरियल आपने यूज कर लिया। लेबर आर के लिए देख लेते हैं। लेबर आर ए जो बना रहे हैं उसमें कितना लेबर आर यूज हो जाएगा? 5 यूनिट ए बनाने में कितना लेबर आर यूज होगा? 20 hours। 20। और 8 यूनिट बी बनाने में कितना यूज होगा? 24। ठीक है, तो लेबर आर 44 आर यूज कर लिया आपने, 34 केजी रॉ मटेरियल यूज कर लिया। तो बताइए ये जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 480, क्या ये अभी और बढ़ सकता है आगे? रॉ मटेरियल तो बचा हुआ है, यस सर। 60 केजी था ना, रॉ मटेरियल 60 केजी था, अभी भी 26 केजी रॉ मटेरियल बचा हुआ है और लेबर आर भी बचे हुए हैं, आधे से ज्यादा लेबर आर बचे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये और बनाना चाहिए। अभी हम 5 और 8 यूनिट बना रहे हैं तो हमें इसको अभी और बनाना चाहिए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फीजिबल सॉल्यूशन। दिस इज वन ऑफ द फीजिबल सॉल्यूशन दैट वी शुड प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ ए एंड 8 यूनिट्स ऑफ बी, है ना? बताइए। यस सर। यस सर। अब ऐसे और भी हो सकते हैं, मैं बोलूं चलो 6 और 10 बना लो, 12 और 13 बना लो, 12 और 15 बना लो। ठीक है, लेकिन ऐसे मैनुअली नहीं करते हैं इसको सॉल्व। दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ द थिंग्स वर्क्स। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि दिस इज वन ऑफ द फीजिबल सॉल्यूशन। ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है? बेस्ट। ऑप्टिमल, बेस्ट। यानी जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। और वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब आप दोनों रिसोर्स को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लें, यूज नहीं कर लें, यूटिलाइज कर लें, दोनों रिसोर्स को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें। यानी उस सिचुएशन में उससे ज्यादा प्रॉफिट ना बनता हो, वो हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वी शुड ड्रॉ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल मॉडल। तो एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, शायद आपने क्वेश्चन एक बार देख ही लिया होगा, तो मैं इसका अब मॉडल बनाने जा रहा हूं। वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, ऐसे था ना, रॉ मटेरियल था, इधर लेबर आर था, इधर 2 था, इधर 4 था, इधर 3, 96, 40, 35।
ऐसे था. Yes, sir. Yes, sir. Now first we should write, यहाँ पर लिख दे हम LPP लिखने जा रहे हैं, एक मॉडल बनाने जा रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव हियर? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव Maximize the profit. प्रॉफिट है, Profit maximization. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज Z and let x1 x2 be the number of units produced. x1 x2 be the number of units produced. x1 for A and x2 for B. मान लीजिए हम x1 A यूनिट बनाने जा रहे हैं, x2 यूनिट B बनाने जा रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट होगा अगर x1 यूनिट A बनाएंगे और x2 यूनिट B बनाएंगे? तो Sir, 40x1 plus 35x2. 40x1 प्लस 35x2. ये बात जरा समझिए. एक यूनिट x से कितना प्रॉफिट आ रहा है? 40. 2 से कितना आएगा? 40 इंटू 2. 3 से कितना आएगा? 40 इंटू 3. 4 से कितना आएगा? 40 इंटू 4. x1 से कितना आएगा? 40 इंटू x1. सिमिलरली B से अगर आप x2 यूनिट बनाने चाह रहे हैं तो B से जो प्रॉफिट, B का जो प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल प्रॉफिट में, दैट इज 35x2. ठीक है. दिस इज कॉल्ड फंक्शन and I should write here maximize. That is why now it is called objective function. This is our main objective function. ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड जो चीज हमें डिजाइन करनी होती है वो है कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑब्वियसली वी हैव टू मैक्सिमाइज द फंक्शन, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. हम तो चाहते हैं कि बनाए 2000 5000 यूनिट बना दें, लेकिन रॉ मटेरियल लेबर आर भी तो होने चाहिए हमारे पास उतना, तो उसके कंस्ट्रेंट बनाएंगे. अच्छा, फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट. एक यूनिट ए बनाने पर 2 kg रॉ मटेरियल यूज होता है, तो x1 बनाने पे कितना यूज होगा? 2x1. और अगर b बनाएंगे तो 3x2 and this value is less than equals to 60 kg of raw material. ये लाइन समझ में आ गई नहीं आ गई? ये इनइक्वालिटी समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देख लेना भाई, अगर एक दो क्वेश्चन समझ में आ गए आप कर लेंगे फिर क्वेश्चन. एक यूनिट ए बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो x1 बनाने के लिए 2x1 चाहिए. सिमिलरली एक यूनिट बी को बनाने के लिए 3 kg रॉ मटेरियल चाहिए और आप x2 की क्वांटिटी बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल कितना यूज कर लेंगे? 3x2. एंड दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 60. ये बात समझ में आई? लेस देन क्यों लगाया, ग्रेटर देन क्यों नहीं लगाया? 60 unit maximum क्वेश्चन में गिवन है. लेस देन ही क्यों लगाया, ग्रेटर देन क्यों नहीं लगाया? सर जितने हमारे पास ज्यादा available use है, नहीं उतने कर सकते. process- सर हमारे पास मैक्सिमम 60 किलोग्राम है. हाँ, मतलब हमें जो भी यूज करना है 60 के अंदर अंदर करना है, या 60 के बराबर भी, इक्वल टू भी लगाया रखा है ना, लेस देन इक्वल्स टू. इसका मतलब या तो 60 या 60 के अंदर अंदर कुछ भी, बट 61 kg यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं, उतना है ही नहीं. दैट इज व्हाई इट इज लेस देन इक्वल्स टू. कुछ लोग कहते हैं सर इक्वल टू ही लगा दो. इक्वल टू में स्कोप खत्म हो जाता है. इसकी इक्वल टू में फिर वो वही सोल्यूशन लेके आता है जहां पर पूरा का पूरा यूज हो. मान लीजिए हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम उस सिचुएशन में हो रहा है कि हम 59 kg यूज कर पा रहे हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. ठीक है, तो हम वो यूज करेंगे, रादर पूरा का यूज करें. हमें तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, रॉ मटेरियल थोड़ी बचाना है या कम करना है. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट. नाउ सेकंड कंस्ट्रेंट, लेबर आर. अब आप बताओ क्या लिखेंगे यहां पर? 4x1 plus 4x1 3x2 is less than equal to 96. ठीक है, 4x1 plus 3x2 less than equals to 96 R. ठीक है, and the third one is non-negativity. That x1 x2 must be greater than equals to 0.
x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ गई हमने कैसे बनाया इसको? सर ये बता दो एक बार कैसे है। क्या? हाँ पूछो पूछो। सर ये थर्ड वाला जो अभी आपने लिखा है नॉन नेगेटिविटी वाला। अच्छा ये बताओ अर्पित, x1 x2 क्या चीज है? क्वेश्चन के हिसाब से x1 x2 क्या चीज है? क्या चीज है x1 x2? शुरू में लिखा है ना मैंने, लेट x1 x2 बी द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं ए और बी की। Reduce हो सकते हैं। हाँ, और वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, जीरो हो सकती है। एक बार को आप ये कह सकते हैं कि भाई ए मत बनाओ सारे बी बना दो, या बी मत बनाओ सारे ए बना दो, वो स्कोप हमने छोड़ा है। लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कुछ तो आप बनाओगे ना, इसीलिए हमने यहां पर एक ये डाल दिया है ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं डाल देंगे तो वो हमें नेगेटिव आंसर भी डालने शुरू कर देगा, नेगेटिव आंसर भी दे सकता है, ठीक है, इसीलिए हमें वो नेगेटिव आंसर रोकने हैं। तो यहां पर क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में जब सोल्यूशन करने चलेंगे तो फिर आप तब पूछोगे तो फिर बैक जाना पड़ेगा। बताइए। आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए यस सर। ठीक है। तो नाउ सी दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे दिख रहा था थोड़ी देर पहले ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे दिख रहा था, इंग्लिश में बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई थी। अब हमने इस प्रॉब्लम को इंग्लिश से उठा के मैथ में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये ऐसे दिख रहा है ना? पहले वो Yes, sir. क्वेश्चन वैसे दिख रहा था, इंग्लिश में लिखा था, अब हमने इंग्लिश से उठा के उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल। अब हमने उस क्वेश्चन से लेकर एक मॉडल बना दिया। मॉडल बनाकर सारी चीजें अपनी अपनी जगह रख दी। मॉडल बनाते वक्त हमने एलपीपी को रेफर किया, इसीलिए सारी चीजें एलपीपी के रेफरेंस में लिखी हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, कंस्ट्रेंट बनाया, नॉन नेगेटिविटी बनाई है। अब इस मॉडल पर को हमें सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन पे बात ना करके इस मॉडल की बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। फॉर्मुलेशन of LPP, model formulation, mathematical model formulation of LPP। आंसर आ गया हमारा? नहीं आंसर आ गया, नहीं आ गया? नो सर। अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो हमने मॉडल बनाया खाली, ठीक है, अभी आंसर नहीं है। ये आंसर तो अभी हम कल की क्लास में निकालेंगे, आज नहीं निकालेंगे, ठीक है। आज हम फॉर्मुलेशन करना सीखेंगे पहले, क्योंकि फॉर्मुलेशन करना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप फॉर्मुलेशन करके मुझे बताना। एक क्वेश्चन में ये देखिए, ये ऐसे बनेगा, ये अच्छा सा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप मुझे बताना, इसका फॉर्मुलेशन करिए, इस क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन करके दिखाइए जल्दी। सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ें और फॉर्मुलेशन करके बताएं। चलिए एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते प्रॉब्लम, बाकी जो लोग बना पा रहे हैं वो बनाएं। A research institute suggested to a farmer to spread out at least 4800 kg of special phosphate fertilizer and not less than 7200 kg of special nitrogen fertilizer। ठीक है, तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फार्मर्स को सजेस्ट किया कि आप अपने खेत में, आप अपने फील्ड में कम से कम 4800 kg फॉस्फेट का और 7200 kg कम से कम, नॉट लेस देन, स्पेशल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालें टू रेज दी
प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इन हिज फील्ड। ये बात समझ में आ गई? इतना फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्या है कि देर आर टू सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग दिस पर्टिकुलर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी। बोथ ऑफ दीज मिक्सचर्स आर अवेलेबल इन ए बैग ऑफ 100 kg। 100 kg का बैग ए का आता है, 100 kg का बैग बी का आता है। तो दो बैग हैं, बैग ए एंड बैग बी, ठीक है, 100 kg का है। बैग ए का जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज है, बैग बी का जो कॉस्ट है वो 24 रुपीज है। दिस इज कॉस्ट। हमेशा एलपीपी के क्वेश्चन में ना पढ़ के ना एक इंफॉर्मेशन को लिखते जाओ कहीं पर, ताकि एक स्ट्रक्चर सा बनता दिखाई दे। तो 24 and 40, this is the cost of A and B. Now mixture A contains nitrogen and phosphate 80 and 20 kg respectively। क्योंकि 100 kg का बैग है, तो जो A वाला बैग है, बैग A जो है, बैग A में 80 नाइट्रोजन है और 20 फॉस्फेट है। बैग A में 80 नाइट्रोजन है, 80 नाइट्रोजन है और 20 फॉस्फेट है। ये नाइट्रोजन है और ये फॉस्फेट है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट, ठीक। बैग बी में वेयर एज मिक्सचर बी कंटेन्स 50 kg ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, मतलब 50 नाइट्रोजन एंड 50 फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन और फॉस्फेट कितना कितना होना चाहिए? 4872। ऐसे लिखा होगा, है ना? ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन मिली हमने, मैंने ऊपर लिखी है, आपको समझ में आई है? Yes, sir. नाउ ड्रॉ, नाउ राइट डाउन मैथमेटिकल मॉडल। इसका मॉडल बनाइए। इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाइए। मैथमेटिकल मॉडल बनाइए इसका फटाफट। रिक्वायरमेंट 4800 of phosphate, 72 ये था, ठीक है। तो बनाया किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. So I think it is looks like this mathematical model. First is objective function. ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पहले आपको बताना पड़ेगा कि लेट x1 x2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट x1 x2 बी। अच्छा, ये आपको समझ में आया कि इसमें करना क्या था? मैं इसमें इसको ये बताना है, राइट दिस एलपीपी टू डिटरमाइन हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच टाइप टू बाय टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर एट मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट है 40 और 24, कॉस्ट ये लिखी है 40 और 24, कम से कम कॉस्ट में आपको ये सारा नाइट्रोजन और फर्टिलाइजर मिल जाए और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इनकी वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो लेट x1 x2 बी दी नंबर ऑफ बैग्स, लिख देना भी सब लोग ध्यान से, नंबर ऑफ बैग्स परचेज्ड फॉर
A and B टाइप, फॉर टाइप A and B, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है, एक बैग A का कितने का आता है, 40 रुपीज का आता है, और B का एक बैग आता है 24 रुपीज का। तो ये टोटल कॉस्ट आएगी, Yes, sir. एंड दिस कॉस्ट इज टू बी, Minimized. Minimize. ये बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. मिनिमाइज्ड, जो कॉस्ट है जितना आप उसको परचेस करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी लग रहे हैं, वो मिनिमाइज होना चाहिए। तो 40 x1 plus 24 x2 that is to be minimized. Constraint would be like, एक बार जाना पड़ेगा वापस। यस, फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनेगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कंस्ट्रेंट क्या है, आपने बैग A लिया x1, B लिया x2, है ना, तो क्या बनेगा कंस्ट्रेंट, 80 x1 80 plus 50 Plus x2 50x2 80 x plus 50 x2. 3x2 50 x2 आगे Greater than or equal to Greater than equal to 7200. greater or equal to 72. ग्रेटर देन का मतलब समझ में आया, ग्रेटर देन क्यों लगाया हमने, लेस देन क्यों लगाया? Yes, sir. So, क्योंकि at least उतना है, उससे ज्यादा because at least mentioned. हाँ, कम से कम लिखा है कि 7200 kg तो आपको डालना है, 7300 डालो, 7400 डालो, ठीक है, 9 तो आप कितने भी डाल सकते हैं, लेकिन कम नहीं डालना चाहिए। इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड एटलीस्ट स्प्रेड आउट दिस मच क्वांटिटी ऑफ, किसी की क्वांटिटी है नाइट्रोजन की। नाउ सेकंड कंस्ट्रेंट इज phosphate, phosphate. 20x1 plus 50x2. 50x2 greater than equal to 4800. phosphate, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपने ग्रेटर देन भी क्यों लगाया, और ये दोनों कंस्ट्रेंट बन गए। और इसके बाद नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन में तो सीधा सीधा लिख देंगे x1 x2, क्योंकि नंबर ऑफ बैग्स है, ये नंबर ऑफ बैग्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। This is mathematical model formulation of this particular problem.